नमस्कार, भारत की बात पे आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। शराब पर तकरार और शराब के लिए हत्या और फिर फरार। फ्रॉम दिल्ली टू बिहार, शराब पर मची है तकरार। नमस्कार, भारत की बात में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली में शराब नीति में गड़बड़ी के आरोपी डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई करीब 11 घंटे से छापेमारी कर रही है। वहीं शराबबंदी वाले बिहार में शराब माफियाओं ने मुखबिरी का आरोप लगाकर एक बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी। तो दो राज्य, लेकिन दोनों में केंद्र में है शराब। एक तरफ आबकारी नीति पर बवाल जारी है तो दूसरी तरफ हत्या का मामला सामने आया है। शराब घोटाले के आरोप में दिल्ली के डिप्टी सीएम सिसोदिया के घर समेत 31 ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी चल रही है। दिल्ली, मुंबई, गुरुग्राम, चंडीगढ़, हैदराबाद, लखनऊ, बेंगलुरु, ये वो शहर हैं जहां सीबीआई की छापेमारी चल रही है। तो 21 से ये संख्या बढ़ गई है। 31 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। सुबह तक 21 जगहों पर छापेमारी चल रही थी। छापेमारी में महत्वपूर्ण यह है कि कई अहम दस्तावेज भी बरामद हुए। सीबीआई की एफआईआर में सिसोदिया का नाम है। एफआईआर में आपराधिक साजिश का आरोप उन पर लगाया गया है। और इस बीच गोपालगंज में शराब तस्करी की मुखबरी पर शराब माफियाओं ने बुजुर्ग महिला की गोली मारकर हत्या कर दी। साथ ही 7 अन्य लोगों पर चाकू और धारदार हथियार से हमला कर उन्हें घायल कर दिया गया है। वारदात के बाद शराब माफिया मन्नू पटेल फरार बताया जा रहा है। गोपालगंज जिले के जमसड़ हाता गांव में शराब माफियाओं ने पुलिस मुखबिर बताकर एक घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें 60 साल की महिला की मौत हो गई। तो ये मामला बिहार के गोपालगंज से सामने आया है। उस राज्य की बात हम कर रहे हैं जहां शराब पर पूरी तरीके से पाबंदी है, लेकिन अवैध शराब बेचने वालों ने एक महिला की हत्या कर दी। बात बिहार की कर लेते हैं, जहां 3 दागी मंत्रियों पर महाभारत जारी है और इस महाभारत के बीच बीजेपी ने फिल्मी वीडियो से निशाना साधा है। बिहार की महागठबंधन सरकार पर बीजेपी अब जुबानी तीरों के साथ वीडियो बम भी फोड़ रही है। बीजेपी ने महानायक अमिताभ बच्चन के इनकलाब फिल्म से एक सीन को ट्वीट करते हुए लिखा है, बिहार मंत्रिमंडल का सरल शब्दों में संक्षिप्त परिचय। घबराने की बात नहीं है। इस सरकार ने अपने अपने विधा में विशारद लोगों को उनकी योग्यता अनुसार ही मंत्री पद की जिम्मेदारी दी है। आपको बता दें, बिहार में नीतीश सरकार के दागी मंत्रियों को लेकर बीजेपी के हम लगातार तेज हो रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कुर्सी पर खतरा मंडराने लगा है। कल हेमंत सोरेन ने अपने घर पर झारखंड यूपीए की बैठक बुलाई है। सुबह 11 बजे ये बैठक होगी। सरकार में शामिल जेएमएम के साथ कांग्रेस और आरजेडी विधायकों को बुलाया गया है। खदान लीज मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी हो जाने के बाद चुनाव आयोग ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। इसके बाद ये राजनीतिक माहौल बदला है। अब सियासी गलियारों में अटकलें शुरू हो गई हैं कि हेमंत सोरेन का आखिरकार क्या होगा। सरकार में शामिल कांग्रेस विधायकों को आला कमान ने फिलहाल राज्य से बाहर नहीं जाने के लिए कहा है। तो हेमंत सोरेन की कुर्सी पर खतरा मंडराता हुआ। बिहार में बीजेपी और नीतीश सरकार के बीच सियासी घमासान जोरों पर है। इसी सियासी घमासान में बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बयान से नया बखेड़ा शुरू हो गया है। एक ने बोला, बोले ये तो हमारे यहाँ होता है, बोले बॉयफ्रेंड कभी बदल लेती लड़की। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के पलटी मारने को लेकर बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर बवाल शुरू हो गया है। बॉयफ्रेंड कभी बदल लेती लड़की। तो बोले बिहार के मुख्यमंत्री की भी ऐसी पोजीशन है, कब किससे हाथ मिला ले, कब किसका हाथ छोड़ दे। कैलाश विजयवर्गीय ने नीतीश के महागठबंधन के साथ सरकार बनाने को लड़कियों के बॉयफ्रेंड बदलने जैसा बताया, तो जेडीयू ने उन्हें हल्का व्यक्ति बता दिया। किसी बात के ही नहीं, हल्का व्यक्ति और विदेश दौरा पर तो रहते ही रहे। कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर शुरू हुए विवाद पर दूसरे दल भी मैदान में उतर गए हैं। अखिलेश ने इसे महिलाओं का अपमान बताया, तो वहीं आरजेडी नीतीश के अपमान पर पूरे बिहार से माफी मांगने के लिए कह रही है। बिहार के 14 करोड़ लोगों की भावना आहत हुई है कि भाजपा सार्वजनिक रूप से इसके लिए माफी मांगे। देश आज कृष्ण जन्माष्टमी के जश्न में डूबा हुआ है। देश भर में कृष्ण मंदिरों में कान्हा के भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है। नंदलाल की जन्मस्थली मथुरा के साथ साथ
देश भर के दूसरे मंदिरों में भी कृष्ण जन्माष्टमी की रौनक दिखाई दी। गुजरात के द्वारकाधीश मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की खास पूजा की गई। मुंबई के इस्कॉन टेम्पल में महाआरती हुई। कोरोना काल की वजह से पिछले 2 सालों में भीड़ पर जो ब्रेक लगा हुआ था वो आखिरकार टूट गया। कोलकाता, सिलीगुड़ी और उज्जैन में भी भक्त भारी संख्या में मंदिर पहुंचे। दूसरी तरफ मुंबई की सड़कों पर दही हांडी के रंग नजर आए हैं। घाटकोपर में सीएम एकनाथ शिंदे दही हांडी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। शिवसेना के गढ़वर्ली में डिप्टी सीएम फडणवीस ने शिरकत की। दही हांडी के मौके पर आदित्य ठाकरे भी मुंबई की सड़कों पर नजर आए और आज के दिन उन्होंने राजनीति पर कोई बात नहीं करने की बात भी कही। आप देख रहे हैं भारत की बात। बिहार में विवाद है कि थम नहीं रहा। लालू के बेटे तेज प्रताप यादव ने अपने मंत्रालय की मीटिंग में जीजा को बुलाया तो बवाल मच गया। बीजेपी अब जीजा साले की सरकार का नाम लेकर साधु यादव के आतंक वाले दिनों की याद दिलाने में जुट गई है। अब बिहार में जो बवाल मचा है उसकी वजह है ये तस्वीरें। बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की बैठक हो रही है और उस बैठक में विभाग के मंत्री तेज प्रताप यादव के साथ उनके जीजा शैलेश भी शामिल हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि तेज प्रताप यादव की बाईं ओर विभाग के एक अफसर बैठे हैं और उनके ठीक बगल में सफेद रंग की शर्ट पहने जो शख्स बैठे दिख रहे हैं वो उनके जीजा शैलेश हैं। सवाल ये है कि सरकारी बैठक में तेज प्रताप यादव के जीजा क्यों बैठे हैं? इसी को लेकर बीजेपी हमलावर है। सवाल ये पैदा होता है कि उनके बालू इस बैठक में पहुंचे कैसे और फिर वो बैठक में प्रश्न कैसे पूछ रहे थे। ये तो शुरुआत है। लालू प्रसाद यादव वो हर चीज में हस्तक्षेप करेंगे तो नीतीश जी को इसका जवाब देना पड़ेगा। क्या अब सरकारी बैठकों के अंदर दामाद, बहनोई या बाकी लोगों के प्रवेश की अनुमति आपने दे दिया है? बीजेपी जांच की मांग कर रही है कि आखिर किस हैसियत से जीजा जी ने मीटिंग ली। पूर्व डिप्टी सीएम तार किशोर प्रसाद कह रहे हैं कि नीतीश सरेंडर कर चुके हैं और अब उनका खेल खत्म हो चुका है। जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं उनके परिवार के सभी सदस्य इस सरकार को चला रहे हैं। जीजा जी, दीदी जी, भैया जी, माता जी, पिताजी और भी कितने जी होंगे जो पर्दे के पीछे होंगे जो इस सरकार को चला रहे हैं, क्योंकि यह सरकार श्री नीतीश कुमार जी के हाथ से निकल चुकी है और वो आत्मसमर्पण के मोड में चले गए हैं। तस्वीरें दुनिया के सामने हैं, लेकिन इसमें भी सच छिपाने के रास्ते तलाशे जा रहे हैं। विवाद को लेकर जब आरजेडी के नेताओं से सवाल हुआ तो उन्होंने बचाव का अपना तर्क फौरन पेश किया। अगर कोई परिवार का व्यक्ति मंत्री बनता है तो लोगों में खुशी होती है और उस खुशियों का इजहार के लिए वो अपने मंत्रालय में अपने परिवार और इष्ट मित्र को ले जाते हैं और वहाँ पर जा कर के वो बैठ कर के बातें करते हैं और 1 सेकंड के बाद वो चले जाते हैं, लेकिन उसको ये तिल का ताड़ बना रहे हैं। कहीं कोई मीटिंग की बैठक में नहीं थे। इस तरह की राजनीति करना भारतीय जनता पार्टी बंद करे। आरजेडी का दावा अपनी जगह है, वैसे तस्वीरें झूठ नहीं बोलती और जो तस्वीरें सामने हैं उसमें दिख रहा है कि शैलेश के सामने टेबल पर कुछ कागज भी मौजूद हैं। अब ये कागज विभागीय कागज हैं या फिर उनकी पर्सनल फाइल के पन्ने हैं, ये तो बेहतर उन्हीं को पता होगा, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि शैलेश मंत्रालय में सिर्फ कुछ देर के लिए नहीं थे। कोई भी रिश्तेदार मेरे हो या किसी के, उसके पहले क्या, जब बीजेपी की सरकार थी तो सहनी जी से लेके कितने सारे लोग के रिश्तेदार साथ में नहीं थे। सहनी जी के भाई नहीं चले गए थे पूर्णिया,
कई सारे एमएलए एमपी की नहीं था क्या, मंत्री का नहीं था क्या? बिल्कुल गलत है। और ऐसे चीजों से लालू जी परिवार को बचना चाहिए। शैलेश लालू राबड़ी के सबसे बड़े दामाद हैं। राज्यसभा सांसद मीसा भारती के पति हैं। 1999 में शैलेश की मीसा भारती से शादी हुई थी। शादी के वक्त शैलेश कंप्यूटर इंजीनियर थे। लालू यादव के बड़े दामाद शैलेश पढ़े लिखे, सुलझे हुए और तकनीक के जानकार भी हैं। बताया जाता है कि जब भी चुनाव अभियान की शुरुआत होती है तो उसके वॉर रूम की कंट्रोल शैलेश के हाथ में ही होती है। पत्नी राज्यसभा सांसद जब से बन गई हैं, उसके बाद से वो पर्दे के पीछे राजनीति में सक्रिय रहते हैं। एक बार तो उनके सक्रिय राजनीति में भी आने की अटकलें लगने लगी थी। लालू यादव का परिवार अपने बड़े दामाद की वजह से पहले भी कई मौकों पर चर्चा और विवादों में आ चुका है। साल 1999 में जब मीसा के साथ शैलेश की शादी हुई, तब बिहार में राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी और उस शादी की चर्चा तब सिर्फ बिहार ही नहीं, देश भर में हुई थी। शादी में हुए खर्च को लेकर विवाद हुआ था। तब इनकम टैक्स ने लालू राबड़ी को नोटिस भेजकर जवाब भी तलब किया था। हालांकि बाद में मामला खत्म हो गया। अभी 4-5 साल पहले की बात है कि तेजस्वी और तेज प्रताप के जीजाजी ईडी और आईटी के फेर में भी फंस चुके हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में साल 2017 में उनके ठिकाने पर छापेमारी हुई थी और कुछ संपत्तियां भी अटैच की गई थी। जिनको लालू राबड़ी राज याद होगा, उनको ये पता होगा कि तब लालू के दोनों साले साधु यादव और सुभाष यादव की धमक देखने को मिलती थी। अब सवाल यही उठ रहा है कि क्या साले की जगह जीजा ने ले ली है? फर्क बस यह है कि तब सरकार में राजद का दम था, सीएम था, लेकिन आज बिहार में महागठबंधन की सरकार है जिसमें राजद बड़ा दल है, लेकिन सीएम राजद का नहीं है। तब भी लालू परिवार की ठसक कम नहीं है। 2001 के मारपीट के केस में साधु यादव को इसी साल सजा हुई। जेएनयू के छात्र की दिल्ली में पिटाई को लेकर साधु विवादों में रहे। हत्या से लेकर लूट, फिरौती और रंगदारी के मामलों में नाम उछला। 1999 के चर्चित शिल्पी मर्डर केस में साधु यादव का नाम आया था। पार्टी कार्रवाई करेगी तो हम पीछे कहां? तब साधु यादव ने शिल्पी मर्डर केस में लगे आरोपों को खारिज किया था, लेकिन हत्या की ये गुत्थी आज तक अनसुलझी है। आज तक ये आरोप लगते हैं कि शिल्पी की हत्या में साधु यादव का हाथ था। तब की इन्हीं घटनाओं की वजह से विरोधी लालू राज को जंगल राज कहते हैं। आज विपक्ष पूछ रहा है कि क्या लालू के सालों की तरह लालू के बेटों के जीजा अब बिहार की सरकार चलाएंगे? भारत की बात में अब वक्त हो गया है स्पेशल सेगमेंट का। पूरे देश में जन्माष्टमी की धूम है। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के जश्न की तैयारी है, लेकिन इस पूरे माहौल के बीच दिल्ली में इससे बिल्कुल अलग शोर सुनाई दे रहा है। इस शोर में एक नाम गूंज रहा है और वो नाम है दिल्ली की डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का। आज सुबह जब देश की आंख खुली तो खबर आई कि सिसोदिया के घर सीबीआई की टीम रेड मारने पहुंची है और उसके बाद ये खबर देश की सबसे बड़ी खबर बन गई। दिल्ली की शराब नीति मामले में सिसोदिया के घर समेत सीबीआई ने 31 ठिकानों पर छापेमारी की है। आम आदमी पार्टी इसे बदले की कार्रवाई बता रही है, जबकि बीजेपी ब्रिगेड भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन। आज भारत की बात पे देखिए सियासत के ठेके पर हमारी ये रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी के विधायकों को, मंत्री को रोकेंगे, उतना ज्यादा आम आदमी पार्टी बढ़ेगी। ये केंद्र सरकार जो है आम आदमी पार्टी को रोक नहीं पाएगी, आम आदमी पार्टी को रोक नहीं पाएगी। आज मुद्दा है शराब के ठेकों का, शराब के ठेकों में हुए भ्रष्टाचार का, और इस विभाग के मंत्री हैं मनीष सिसोदिया जी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पे सीबीआई की रेड चल रही है और उनके घर के बाहर की तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। घर के बाहर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। कोविड की रिलीफ दिल्ली के आम जनता को मिले, इसकी चिंता दिल्ली सरकार को नहीं थी। कोविड के नाम पर 144 करोड़ रुपए शराब माफिया को माफ करने का पाप दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार ने किया। मकसद शराब नीति की जांच कराना नहीं है, याद रखिएगा। किसी को गलतफहमी हो तो अपने दिमाग से दूर कर लीजिए। मकसद एक ही है, अरविंद केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता को रोकना। केजरीवाल सरकार देश की सबसे भ्रष्ट सरकार है। एक तरफ आरोपों का आसमान है तो दूसरी तरफ जवाबी हमलों का पूरा इंतजाम है।
आज मनीष सिसोदिया को दुनिया का सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री घोषित किया गया, लेकिन उसके घर सीबीआई पहुंच के रेड मारने के लिए। अरे स्कूल मॉडल पे ये जांच हो रही है कि शराब मॉडल पे जांच हो रही है? वार पलटवार के साथ हो रही तकरार है। सीबीआई छापे के साथ शुरू हुआ ये सियासी संग्राम है। किस तरीके से बदले की भावना से, दुर्भावना से आप कार्रवाई कर रहे हैं मनीष सिसोदिया के खिलाफ। इनको भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं लड़ना है, नरेंद्र मोदी जी को केजरीवाल और विपक्ष के खिलाफ कार्रवाई करनी। भ्रष्टाचारी जितना मर्जी ईमानदारी का चोला पहन ले, वह भ्रष्टाचारी ही रहता है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच दिखाई और सुनाई दे रहे इस भीषण युद्ध के पीछे सिर्फ एक नाम है, और वो नाम है मनीष सिसोदिया का। सियासी बवंडर की इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। शुक्रवार सुबह 8 बजे का वक्त हो रहा था। जन्माष्टमी की छुट्टी की वजह से सड़क पर सुबह का ट्रैफिक नहीं था और लोग घरों में देर तक सोए हुए थे। लेकिन घड़ी में 8 बजते ही सीबीआई की टीम दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर रेड मारने पहुंची, और रेड की खबर सबसे पहले दिल्ली के डिप्टी सीएम ने खुद ट्वीट करके दी थी। सुबह 7:55 पर मनीष सिसोदिया ने पूरे देश को जन्माष्टमी की शुभकामनाओं वाला ट्वीट करते हुए मंगल कामना की थी। यानी 7:55 तक सब कुछ ठीक था, लेकिन ठीक 5 मिनट बाद सीबीआई की दस्तक हुई। और फिर पूरे 30 मिनट बाद 8:32 पर मनीष सिसोदिया का अगला ट्वीट आया। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट में लिखा, सीबीआई आई है, उनका स्वागत है। हम कट्टर ईमानदार हैं, लाखों बच्चों का भविष्य बना रहे हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में जो अच्छा काम करता है उसे इसी तरह परेशान किया जाता है। इसीलिए हमारा देश अब तक नंबर 1 नहीं बन पाया। इसके बाद शुरू हुआ आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच महासंग्राम। आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया कि सीबीआई ने इसलिए छापेमारी की क्योंकि बीजेपी शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। जब केजरीवाल की लोकप्रियता बढ़ रही है, केजरीवाल चुनाव में जीत रहे हैं, एक के बाद दूसरा स्टेट, दूसरे के बाद तीसरे स्टेट में पहुंच रहे हैं, तो उसका सबसे प्रमुख कारण है दिल्ली का शिक्षा और स्वास्थ्य का मॉडल। दिल्ली के शिक्षा और स्वास्थ्य की क्रांति। इस बात से परेशान होकर, इस बात से हैरान होकर नरेंद्र मोदी जी को रात में नींद नहीं आती। उनको सिर्फ एक ही चिंता लगी रहती है कि कैसे केजरीवाल को रोकना है, कैसे शिक्षा मॉडल को रोकना है, कैसे स्वास्थ्य को मॉडल को रोकना है। लेकिन बीजेपी तो पूरा हिसाब किताब लेकर आई थी और अपने आरोपों में पूरा ब्यौरा पेश कर रही है कि मनीष सिसोदिया ने दिल्ली की शराब नीति के तहत क्या घोटाला किया है और कैसे केजरीवाल सरकार ने अपनी जेब भरी है। 30 करोड़ रुपए जो अर्नेस्ट मनी फोरफिट होनी चाहिए, वो अर्नेस्ट मनी को वापस कर दिया शराब माफिया के दबाव में। शराब माफिया पर इतने मेहरबान हो गए केजरीवाल साहब कि उन्होंने उनका कमीशन जो 2.5% था पहले, उसको बढ़ाकर 12.5% कर दिया। इतने मेहरबान हो गए कि दिल्ली में 21 ड्राई डे की संख्या थी, उसको घटाकर 3 कर दिया गया। मेहरबानी का आलम यह रहा कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी को भी ठेके दे दिए। जो कार्टेल अलाउ नहीं था, इन्होंने ही शराब नीति बनाई कि उसमें कार्टेल अलाउ नहीं होगा, वो कार्टेल भी अलाउ कर दिया। और चोर दरवाजे से मैन्युफैक्चरर कंपनी को ट्रेडिंग के लिए अलाउ कर दिया। ये सारा पाप दिल्ली के अंदर, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार जो ईमानदारी का ढिंढोरा पीट रहे हैं, अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, अपने मॉडल की चर्चा कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी विवाद की जड़ में न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे एक लेख का हवाला दे रही है।
कि आज पूरे दुनिया में मनीष सिसोदिया की चर्चा हो रही है, पूरे दुनिया में उनके शिक्षा क्रांति की चर्चा हो रही है। और ये आर्टिकल इस तरह से पूरे विवाद में शामिल हो गया है कि संजय सिंह 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए और दोनों बार आर्टिकल की कॉपी साथ लाए। मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई की छापेमारी के बाद जब सीएम केजरीवाल ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी तो वो भी न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल के साथ बैठे हुए थे। आज मनीष सिसोदिया को दुनिया का सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री घोषित किया गया, लेकिन उसके घर सीबीआई पहुंच के रेड मारने के लिए। तो अड़चनें बहुत आएंगी। पिछले 7 साल में भी कोई आसान काम नहीं था न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे आना और दिल्ली के अंदर शिक्षा क्रांति करना। सीबीआई अपना काम कर रही है, उसे घबराने की जरूरत नहीं है। सीबीआई को हम अपना काम करने दें। उनको ऊपर से आदेश हैं कि भाई इनको तंग करना है, ऊपर से आदेश हैं, अड़चनें अड़ाओ। अड़चनें आएंगी, काम नहीं रुकेगा। अड़चनों से काम किसी भी हालत में रुकने देना नहीं है। तो आइए आर्टिकल में क्या है वो भी देख लेते हैं। टीवी स्क्रीन पर मौजूद ये है अमेरिका के बेहद प्रतिष्ठित अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा वो आर्टिकल जिसमें दिल्ली के एजुकेशन मॉडल की जमकर तारीफ की गई है। आर्टिकल में दिल्ली के सरकारी स्कूलों में आए बदलाव की बात की गई है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी को केजरीवाल सरकार और उनके शिक्षा मंत्री की यह तारीफ पच नहीं रही है। अमेरिका का वो न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार जो मोदी सरकार की असलियत को पूरी दुनिया के सामने रखता है, वही अमेरिका का न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार कल मनीष सिसोदिया की फोटो के साथ दिल्ली के शिक्षा मॉडल की चर्चा करता है। इस बात पर पूरे देश को खुश होना चाहिए। पूरा देश इससे खुश है। हमारे देश के प्रधानमंत्री की सोच इतने छोटे स्तर की सोच है कि दूसरे दिन ही वो मनीष सिसोदिया के घर पे सीबीआई भेज देते हैं। इतना ही नहीं, जब संजय सिंह शाम को दूसरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो पूरी कार्रवाई का रुख 2024 की तरफ मोड़ दिया। संजय सिंह के मुताबिक 2024 की लड़ाई केजरीवाल बनाम मोदी की हो सकती है और उसे रोकने के लिए ऐसा किया जा रहा है। इन पूरी घटनाओं से कहीं ना कहीं यह भी साबित होता है कि दरअसल अगला जो चुनाव होगा 2024 का लोकसभा, वो आम आदमी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी होगा। मोदी वर्सेस केजरीवाल का चुनाव होगा और हम लड़ेंगे। एक बात बहुत स्पष्ट दोपहर में भी बोला था, फिर बोल रहा हूं, अब ना तो आपसे केजरीवाल रुकने वाले हैं और ना ही आपसे शिक्षा और स्वास्थ्य का मॉडल रुकने वाला है। हमारा काम नहीं रुकेगा। अभी 2 दिन पहले ही 17 अगस्त को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मिशन 2024 की शुरुआत की। बड़े तामझाम के साथ मेक इंडिया नंबर 1 कैंपेन को लॉन्च किया और इस बात की चर्चा होने लगी कि केजरीवाल ने पीएम की रेस में एंट्री मार ली है। आम आदमी पार्टी पूरे तामझाम के साथ हिमाचल प्रदेश और गुजरात के चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। सीबीआई की रेड पर राजनीति की बात तो बहुत हो गई, अब थोड़ा तथ्यों पर भी गौर फरमाते हैं ताकि ये पता चल सके कि शराब नीति का पूरा मामला क्या है। दिल्ली में जो शराब नीति लाई गई उसमें नया क्या था? शराब नीति में भ्रष्टाचार की बात कहां से और कब आई? ऐसे तमाम सवालों के जवाब के लिए ठीक 1 साल पीछे चलते हैं। पिछले साल नवंबर का महीना था। 2020 में ही दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति लाने की बात कही थी। मई 2020 में दिल्ली सरकार विधानसभा में नई शराब नीति लेकर आई, जिसे नवंबर 2021 में लागू कर दिया गया था। बीजेपी दिल्ली सरकार की शराब नीति को पंजाब चुनाव से जोड़कर आरोप लगा रही है। लोग तो ये कह रहे हैं कि शराब नीति इसलिए आनन फानन में लाए थे क्योंकि पंजाब में चुनाव हुआ और पंजाब के चुनाव से पहले शराब माफिया और आम आदमी पार्टी की बहुत बड़ी डील हुई थी और वो डील यही थी, डील ये थी कि तुम हमें फायदा पहुंचाओगे तो हम भी आपको पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी के चुनाव में मदद करेंगे। सामने आ गया है।
शराब नीति लागू करने के पीछे केजरीवाल सरकार ने कुछ तर्क भी दिए थे। वो तर्क क्या थे वो सुन लीजिए। पहला तर्क, दावा था कि दिल्ली में शराब माफिया और कालाबाजारी को खत्म किया जाएगा। दूसरा, दिल्ली सरकार का रेवेन्यू यानी राजस्व बढ़ाया जाएगा। तीसरा, शराब खरीदने वालों की शिकायत दूर की जाएगी। चौथा, हर वार्ड में शराब की दुकानों का समान वितरण होगा। भारतीय जनता पार्टी का शराब माफिया से गहरा नाता रहा है। दिल्ली में जगह जगह अवैध शराब बिकती थी। बहुत सारे इलाके भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे बना रखे थे जहां पे वो शराब की जो लीगल दुकानें हैं उनकी जगह अवैध दुकानें खोल के माफिया के साथ चलवाते थे। इससे जब नई नीति अरविंद केजरीवाल जी ने बनाई तो उससे 3,500 करोड़ रुपया जो चोरी हो रहा था वो चोरी रुक गई। अब जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी और शराब माफिया दोनों 3,500 करोड़ रुपए में हिस्सेदारी कर रहे थे। वो चोरी रुकी है तो भारतीय जनता पार्टी को दर्द तो होगा ही। लेकिन हुआ क्या? तो हुआ ये कि नई पॉलिसी आने के बाद शराब बेचने का तरीका बदल गया। नई पॉलिसी में प्राइवेट दुकानदारों के जरिए शराब की बिक्री होने लगी। दिल्ली को 32 जोनों में बांटा गया और हर जोन को 27 प्राइवेट वेंडर को शराब बेचने की इजाजत मिली। प्राइवेट वेंडर को छूट देने के साथ शराब की होम डिलीवरी करने की भी इजाजत मिली। नई शराब नीति कब आई, उसको लेकर क्या दावे किए गए और नई पॉलिसी के तहत कैसे प्राइवेट वेंडरों ने शराब बेची, ये तो आपने जान लिया। अब सवाल ये है कि भ्रष्टाचार और घोटाले जैसी बातों की एंट्री कहां से और कैसे हुई। दरअसल नई शराब नीति के तहत मनीष सिसोदिया पर शराब लाइसेंस धारियों को अनुचित लाभ पहुंचाने के आरोप लगे। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि लाइसेंस देने के बाद नियमों की अनदेखी की गई और टेंडर के बाद शराब ठेकेदारों के 144 करोड़ रुपए भी माफ कर दिए गए। शराब नीति पे लगातार दिल्ली सरकार का बोलना कि हम रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं और दिल्ली का रेवेन्यू का भारी नुकसान हो गया, हजारों करोड़ का नुकसान हो गया। तब भी ये बोल रहे थे नहीं हमारी ये शराब की पॉलिसी बहुत अच्छी है। और जैसे ही जांच शुरू होती है उसके 2 दिन बाद ये तुरंत अफरा तफरी में उस शराब नीति को बदल देते हैं, वापस लेने की बात करते हैं। और यहीं पता चल जाता है कि एक बहुत बड़ा घोटाला अरविंद केजरीवाल की सरकार ने मनीष सिसोदिया के नेतृत्व में किया है। शराब नीति पर मुख्य सचिव ने जो जांच रिपोर्ट तैयार की उसमें केजरीवाल सरकार पर 4 कानून तोड़ने के आरोप लगे हैं। मुख्य सचिव ने आबकारी विभाग से जवाब भी मांगा था। 8 जुलाई को जब उपराज्यपाल को मामले की फाइल भेजी गई तो विवाद शुरू हुआ। 22 जुलाई को नई शराब नीति को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी थी और इस सिफारिश के ठीक 8 दिन बाद विवाद को बढ़ता देखकर 30 जुलाई को केजरीवाल सरकार ने नई शराब नीति को वापस ले लिया था, जिसे बीजेपी ने अपनी जीत बताया था। हालांकि आम आदमी पार्टी बीजेपी के बदला लेने वाले स्टैंड पर कायम रहते हुए कह रही है कि जितनी मर्जी जांच करा ले, न पहले कुछ निकला था न इस बार निकलेगा। पहले भी आपने सैकड़ों प्रयास किए हैं, अब भी कर लीजिए। पहले भी आपने मुख्यमंत्री के दफ्तर पे सीबीआई का छापा मारा है, क्या निकला? आज तक कुछ नहीं निकला। मनीष सिसोदिया पे सीबीआई का छापा मार चुके हैं, क्या निकला? कुछ नहीं निकला। हमारे 40 विधायकों को पकड़ के जेल में डाला, कुछ क्या निकला? कुछ नहीं निकला। कराइए जांच, और हम तो स्वागत करते हैं, आप जांच कराइए जितनी जांच करा सकते हैं। न पहले कुछ निकला न अब कुछ निकलेगा। देखा आपने, दिल्ली में सीबीआई की छापेमारी को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। इसी को लेकर आपके चैनल एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने सवाल पूछा कि शराब केस में सिसोदिया के घर पर छापेमारी सही है या गलत। तो जिन लोगों ने इस सर्वे में हिस्सा लिया उनके मुताबिक 68% लोग इस छापेमारी को सही बता रहे हैं और 32% लोग इसे गलत बता रहे हैं। तो छापेमारी अब भी जारी है, इस पर जो भी अपडेट होगा आगे आप तक पहुंचाएंगे। भारत की बात पे फिलहाल मेरे साथ इतना ही। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर
और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।